हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 6 लेकर के आए हैं। और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस की थी। उसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ पॉइंट्स और देखते हैं, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स और डिस्कस करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और मेजरमेंट्स। मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई स्क्वायर है ना, और बोलता है कि स्क्वायर के चारों कॉर्नर्स पर चार चार्जेस रखे हुए हैं, +q एंड +q। ओके, और इस स्क्वायर की जो साइड है वो कितना है, a है। और हमसे पूछा गया है कि इसके सेंटर यानी O पॉइंट पर नेट फोर्स कितना होगा, वो हमसे पूछा गया। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अगर हमें O पॉइंट पर फोर्स निकालना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सर O पॉइंट पर कोई चार्ज दिया होगा, बिल्कुल सर, +q चार्ज दिया है। तो हमें इस +q चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है ड्यू टू दीज 4 चार्जेस। इन सभी जो ये चार आवेश हैं, चार चार्जेज हैं, इन सभी आवेशों, इन सभी चार्जेज के कारण यहाँ पर नेट फोर्स कितना आएगा वो हम देखना चाहते हैं। तो आप जरा ध्यान से देखिए, मैं सॉल्यूशन में आपको इसको बताता हूँ कैसे करना है बच्चों। हम जानते हैं कि अपने आप में फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये O पॉइंट है, बाद में लिख लेंगे, ये +q है, ये +q है, ये +q है, ये +q है। इन सभी को मैं नाम दे देता हूँ A, B और C और D। इन पॉइंट्स को मुझे यहाँ पर फोर्स निकालना है। जरा ध्यान से देखिए, यहाँ A पर +q है और यहाँ पर +Q है, तो प्लस प्लस के बीच में रिपल्शन होता है, यानी ये वाला इस पर फोर्स लगाएगा ऐसे, तो FOA ऐसा हो गया। यानी फोर्स ऑन O पॉइंट ड्यू टू, बोलो, A वाले की वजह से, यानी A वाले की वजह से O पर लगने वाला फोर्स हो गया। ऐसे ही B वाला कैसे लगाएगा, ये वाला है तो ये इसको ऐसे धक्का देगा, यानी ये हो गया FOB वेक्टर। क्लियर है। इसी प्रकार C वाला किधर लगाएगा, इधर लगाएगा FOC वेक्टर, और D वाला किधर लगाएगा, इधर लगाएगा FOD वेक्टर। तो इसको मैं अलग से रिप्रेजेंट करूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं बच्चों कि देखो, ये O पॉइंट है तो ये क्या था, बोलो, FOA वेक्टर। ये क्या था, FOC वेक्टर। दिख रहा है क्या, ये क्या है, FOD वेक्टर, और ये क्या है, FOB वेक्टर। अब मैं जरा ध्यान से देखूं तो यहाँ पर FOA वेक्टर इज इक्वल टू, सबका मोड आपस में बराबर है, FOD या OB का मोड इज इक्वल टू FOC का मोड इज इक्वल टू FOD का मोड। इसका मतलब अगर इनका मोड आपस में बराबर है और डायरेक्शंस अपोजिट है, देन नेट फोर्स कितना आएगा बच्चों, नेट फोर्स आ जाएगा 0। तो इस O पॉइंट पर फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। यानी कहने का मतलब, अगर कोई भी एक क्लोज लूप है और सिमेट्रिकल कोई क्लोज लूप है और उसके सभी कॉर्नर्स पर सेम नेचर के और सेम मैग्नीट्यूड के चार्जेस रखे हो, तो उसके सेंटर पर लगने वाला नेट फोर्स हमेशा कितना लिखा जाता है बच्चों, 0 लिखा जाता है। क्लियर है, आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, समझते हैं। मैं आपको सुपरपोजिशन पर बेस्ड अच्छे अच्छे कुछ प्रॉब्लम्स करवा रहा हूं, जरा ध्यान से देखते चलिए। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए इस तरह से हमें एक क्वेश्चन दे रखा है, बोला है कि ये O पॉइंट है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलम, यानी ये x बराबर 0 पॉइंट हो गया। अगर ये x एक्सिस है तो क्या मेरी बात क्लियर है क्या, ये x एक्सिस है। बोलता है x बराबर 2 सेंटीमीटर पर एक 2 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। बोलता है x बराबर 4 सेंटीमीटर पर भी 2 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। बोलता है x बराबर 8 सेंटीमीटर पर भी 2 माइक्रोकुलम रखा हुआ है। अब क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से पढ़ते हैं। देखो, फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर पर रखे हुए चार्ज पर हमें नेट फोर्स फाइंड करना है, यानी इस पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो बच्चों जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर सभी चार्जेस 2 माइक्रोकुलम के हैं। अगर आपको यहाँ पर नेट फोर्स फाइंड करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सभी की वजह से इस पर फोर्स लगेगा। तो पहले मैं अगर इस मूल बिंदु पर रखे हुए, यानी x बराबर 0 पर रखे हुए
रखे हुए 2 माइक्रोकूलम की वजह से यहाँ फोर्स देखूं तो ये दोनों समान प्रकृति के हैं, सेम नेचर के हैं, इनके बीच में एक रिपल्शन का फोर्स लगेगा और ये इस पर इस तरह से फोर्स लगाएगा, और ये जो 4 सेंटीमीटर वाला है ये इस पर इस तरह से फोर्स लगाएगा। लेकिन जरा ध्यान से देखें तो यहाँ का गैप 2 सेंटीमीटर और यहाँ का गैप भी 4 - 2 सेंटीमीटर ही है। यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का गैप आ रहा है और यहाँ भी 2 सेंटीमीटर का ही गैप आ रहा है। सही है ना यार बच्चों? अब ध्यान से देखना तो सर यहाँ पर आवेशों का परिमाण समान, दूरी समान, तो इसका मतलब बल यानी फोर्स का परिमाण भी समान होगा लेकिन दिशा विपरीत होगी, यानी F@2 यानी 2 सेंटीमीटर पर रखे हुए चार्ज पर लगने वाला बल ड्यू टू 0 सेंटीमीटर पर रखे हुए आवेश के कारण बराबर होना चाहिए किसके? F2 पर रखे हुए चार्ज पर फोर्स किसकी वजह से? 4 सेंटीमीटर पर रखे हुए चार्ज की वजह से। और ये फोर्स मैग्नीट्यूड में बराबर होने चाहिए और डायरेक्शन में क्या होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए, यानी F24 तो इधर लग रहा होगा और F20 इधर लग रहा होगा। क्या मेरी बात क्लियर है? इसका मतलब ये दोनों तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। अब इस 2 सेंटीमीटर पर रखे हुए चार्ज पर केवल किसकी वजह से फोर्स लगेगा? जो 8 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है केवल उसकी वजह से ही फोर्स लगेगा। देन F नेट हम क्या कहेंगे बच्चों? सर F2 पर किसकी वजह से? 8 पर रखे हुए उसकी वजह से, तो K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F नेट K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इंटू Q1 कितना है? 2 माइक्रोकूलम और Q2 कितना है? 2 माइक्रोकूलम, तो 2 × 10⁻⁶ इंटू 2 × 10⁻⁶ बटे R स्क्वायर। अब R स्क्वायर यानी इन दोनों के बीच की दूरी, ये 2 सेंटीमीटर पर है, ये 8 पर है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 6 सेंटीमीटर। तो यानी 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर मीटर में बदला 6 × 10⁻²। इसको 2 बार लिख लो, 6 × 10⁻²। इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास जो आंसर आएगा वो न्यूटन में आ जाएगा। इज इट क्लियर? फटाफट से पॉज करके लिख ले। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, यानी ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। बोल रहा है कि यहाँ मूल बिंदु पर एक आवेश है -Q1, एक चार्ज है ना, और इससे b डिस्टेंस पर, इन दोनों के बीच की दूरी b है, b डिस्टेंस पर रखा हुआ एक प्लस का Q2। बोला है यहाँ पर एक -Q3 है, इससे a डिस्टेंस पर, -Q1 से -Q3 जो है वो a डिस्टेंस पर है, और ये y एक्सिस से कितना एंगल बना रखा है? थीटा एंगल बना रखा है। क्लियर है? तो अब पूछा क्या है? फाइंड x कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन -Q1, यानी -Q1 पर लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। क्लियर? तो हमें यहाँ पर -Q1 पर लगने वाले फोर्स का x कंपोनेंट पूछा गया। ये क्वेश्चन बच्चों नीट में पूछा गया था, लेकिन जरा ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन इतना टफ नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सीधा कंपोनेंट पूछा है, बहुत आसान प्रोफाइल है, देखिए आप, है ना। क्या करना है? -Q1 पर जो नेट फोर्स लगेगा वो एक +Q2 की वजह से लगेगा और एक -Q3 की वजह से लगेगा। तो पहले Q2 जो है वो प्लस का है और -Q1 ये माइनस का है, तो इन दोनों के बीच में प्यार होगा, यानी +Q2 इसको प्यार करेगा अपनी तरफ। तो प्यार कैसे होता है? ऐसे, K Q1 Q2 बटे b स्क्वायर। वेरी गुड। और माइनस का Q3 जो है वो -Q1 से दुश्मनी रखेगा। क्यों बच्चों? प्यार और दुश्मनी में अंतर पता है ना? प्यार का मतलब पास बुलाएगा, है ना, और दुश्मनी का मतलब दूर भगाएगा, तो -Q3 इसको दूर भगाएगा। वेरी गुड। तो कितना लगा? K Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर। मेरी बात क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखो, ये अगर एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होना चाहिए, ये मैथ कहती है, हम नहीं कहते। अच्छा, अब हमसे x कंपोनेंट पूछा गया था, तो बच्चों इस वाले फोर्स का x कंपोनेंट देख लेते हैं और y भी देख लेते हैं, हमें क्या दिक्कत है। तो जहां से एंगल बनता है उसके साथ वाला बनता है बच्चों कोस वाला, K Q1 Q3 अपॉन a स्क्वायर इंटू कोस थीटा,
और इधर आएगा एक कंपोनेंट अपने पास, वो आ जाएगा k q1 q3 अपॉन a स्क्वायर साइन थीटा। क्या मेरी बात क्लियर है क्या? ये दूरी तो b थी। अच्छा बच्चों, अब ध्यान से देखें तो F ऑन माइनस Q1 नेट, माइनस Q1 पर जो नेट फोर्स है इन x डायरेक्शन, ऐसे ले लेता हूं मैं आपके लिए, वो कितना आएगा? इन दोनों का एडिशन k q1 q2 बटे b स्क्वायर प्लस k q1 q3 अपॉन a स्क्वायर इंटू साइन थीटा। हाँ या ना? क्लियर है क्या? क्या मेरी बात समझ में आई? ओके बच्चों, गॉट इट। फटाफट से लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब अपन क्या है, कुछ टॉपिक्स देखते हैं बच्चों में, है ना। अब मैं आपको क्या है कि कुछ इक्विलिब्रियम पर बेस्ड बातें बताऊंगा, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट समझिए आप, है ना। इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था। हाँ तो बच्चों, आपने क्वेश्चन नोट किया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था, है ना। तो देखो, ये बिल्कुल आसान सा टॉपिक है, लेकिन पहले अपन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उसके बाद में प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। तो साम्य अवस्था से मतलब क्या है? अगर आप कहते हैं कि कोई भी कण या निकाय साम्य अवस्था में है, यानी कोई भी पार्टिकल और कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पहली बात तो हमें दिमाग में ये घुसा लेनी है कि अगर जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे होंगे या साम्य अवस्था की बात कर रहे होंगे, तो मैं बोल रहा हूँ कि नेट फोर्स ऑन दैट बॉडी विल बी 0। कहने का मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी पर नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। तभी वो बॉडी किस में रह सकती है? इक्विलिब्रियम में रह सकती है। तो पहले मैं आपके लिए एक लाइन लिख देता हूं बच्चों, तो साथ में चाहे आप भी नोट कर सकते हैं। टू इक्विलिब्रियम नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी शुड बी 0। कहने का मतलब साम्य अवस्था के लिए किसी बॉडी पर लगने वाला कुल बल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अच्छा, इक्विलिब्रियम जो होती है बच्चों, वो 3 तरह की हम बोलते हैं। इक्विलिब्रियम इज ऑफ 3 टाइप्स। कितने टाइप की होती है बच्चों? 3 टाइप्स की होती है। इसमें पहला देखिए आप, स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। अच्छा, चाहे स्टेबल हो, चाहे दूसरा नंबर जो आएगा वो अनस्टेबल होगा, तीसरा नंबर जो आएगा वो न्यूट्रल होगा। अब इक्विलिब्रियम शब्द का ही मतलब हमें दिमाग में बैठा लेना है कि नेट फोर्स तो 0 होगा ही होगा। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात कर रहा हूं, तब भी F तो 0 होगा ही होगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और F 0 होने के साथ साथ अब यहां पर मैं जो है पोटेंशियल एनर्जी की भी चर्चा करूंगा। तो देखिए, अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम शुड बी मिनिमम, यानी अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा मिनिमम होगी। तो F0 U मिनिमम। इसी प्रकार से सेकंड इक्विलिब्रियम जो है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, या आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ओके बच्चों, इसके अंदर अपन कहेंगे कि F तो 0 है ही है, लेकिन U कैसा होगा? मैक्सिमम होगा। मेरी बात क्लियर है? अच्छा, अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करूं, मैं कहूं कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। कैसा इक्विलिब्रियम है? न्यूट्रल है। तो भी बच्चों F की वैल्यू 0 होगी और U की वैल्यू कांस्टेंट होगी। ना मैक्सिमा होगी ना मिनिमम होगी, U की वैल्यू कितनी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। क्लियर है क्या? अब देखो, अब अपन थोड़ा सा इनमें कुछ केस बना सकते हैं। हमसे बोलेगा कि भाई 2 पॉइंट चार्ज हैं, वो एक दूसरे से इतने डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, बताइए कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर होगा। कहने का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर नेट फोर्स उन दोनों चार्जेस की वजह से कितना आ रहा हो? 0 आ रहा हो, उस पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट। तो देखिए, जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अपन सीखते हैं किस प्रकार से हमें क्या करना है। देखिए, मैं इसमें केस बना रहा हूं बच्चों, आप केस समझते चलना। केस नंबर फर्स्ट या केस नंबर ए, कुछ भी बोलो। केस नंबर ए कितना है? देखो, ए क्या है?
if both charges are of same nature, कहने का मतलब अगर दोनों चार्जेस सेम नेचर के होंगे तो फिर इक्विलिब्रियम कहां पर होगी, साम्य अवस्था कहां पर होगी, न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलेगा, ऐसा कुछ हम जानना चाहते हैं। ठीक है बच्चों, जरा देखिए, मान लीजिए कि मेरे पास एक चार्ज है Q1 और एक चार्ज है Q2। सर बढ़िया बात है। अब आप कहते हैं कि सर अगर इसको भी Q ले लूं और इसको भी Q ले लूं, तो दोनों को अगर आप Q ले लोगे तो फिर न्यूट्रल पॉइंट कहां पर मिलेगा, बिल्कुल बीचों बीच में मिलेगा। क्योंकि देखो सर, चार्जेस जो है वो सेम हो जाएंगे तो बिल्कुल बीच में रख दो, एक इधर से धक्का देगा एक इधर से धक्का देगा तो वहीं पर नेट फोर्स 0 आ जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया है, ये चार्जेस समान परिमाण के नहीं लिए हैं बल्कि इनको अलग अलग माना है। मैंने कहा है कि लेट Q1 ग्रेटर देन Q2, यानी Q1 को Q2 से क्या माना है, मैंने बड़ा माना है। क्लियर है। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना होगा बच्चों कि जो न्यूट्रल पॉइंट आएगा वो कहां पर होगा, यानी इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहीं आएगा या फिर बाहर कहीं पर आएगा, ये जरा चेक करना चाहते हैं। तो देखते हैं। अब इसके लिए मैंने क्या किया, नेट फोर्स 0 कहां होगा ये चेक करने के लिए एक प्लस Q माना। अब इस प्लस Q को जरा ध्यान से देखिए क्या करना है बच्चों। अगर हम पहले बाहर रख के देखते हैं, मैंने यहां रख दिया प्लस Q को। अब नेट फोर्स प्लस Q पर 0 होगा, इस वाले प्लस Q पर नेट फोर्स 0 होगा, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अच्छा, तो इसके लिए क्या करोगे आप, तो देखो सर, अब इस पर नेट फोर्स 0 होने का मतलब है कि फोर्सेज, इन दोनों की वजह से लगने वाले बलों का परिमाण भी समान हो, यानी मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी अपोजिट हो। तो पहले चेक करते हैं बच्चों, ये वाला प्लस Q1 जो है, अगर प्लस माना है तो ये वाला प्लस Q1 इस प्लस Q1 पर इधर फोर्स लगाएगा और ये वाला भी इधर फोर्स लगाएगा। ओ माय गॉड, अगर किसी बॉडी पर लगने वाले दो फोर्सेज सेम डायरेक्शन में हो, ये फोर्स भी इधर और ये फोर्स भी इधर, तो कहने का मतलब उस पर्टिकुलर बॉडी पर कभी भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता है। यानी हम इस प्लस Q को यहां नहीं रख सकते हैं, ये गलत बात है। इस केस में ये न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता है। इसी प्रकार अगर मैं बच्चों यहां रखने की बात करूं तो ये प्लस Q2 इधर फोर्स लगाएगा रिपल्सिव और ये प्लस Q1 भी इधर फोर्स लगाएगा। क्या कभी इस पर नेट फोर्स 0 आ सकता है? कभी नहीं आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सर यहां पर नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा तो ये भी न्यूट्रल पॉइंट नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर यानी लाइन पर प्लस Q को कहीं पर रख डालें तो हो सकता है नेट फोर्स 0 आ जाए। अब कहीं से मतलब क्या है सर आपका, वो जरा हमें समझाओ। ओके बच्चों, आपने कहा Q1 ग्रेटर देन Q2, पहले बीच में रख के तो देख, मान ले यहां रख लिया कहीं भी, ओहो यहां रखा। अब यहां रखा तो इसने फोर्स लगाया इधर, इसने फोर्स लगाया इधर, अब देखो यार, ये फोर्स इधर है, ये फोर्स इधर है, कहने का मतलब इन दोनों की वजह से लगने वाले फोर्सेज की डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो नेट फोर्स 0 होने के चांसेज तो है, यानी नेट फोर्स 0 तो हो सकता है। अब भैया बात ये आती है कि यहां रखूं या फिर इधर इसके पास रखूं, यानी छोटे वाले के पास में रखूं कि बड़े वाले के पास में रखूं, किसके पास में रखूं ताकि उस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। जरा सोचते हैं, ऐसे रटेंगे नहीं बच्चों, रट्टू नहीं बनेंगे। देखो इस प्लस Q1 का मैग्नीट्यूड बड़ा है, परिमाण ज्यादा है, मान लो तुमने इसके पास रख दिया और उससे दूर रख दिया, वेरी गुड। एक बार के लिए सोचो भैया, ये फोर्स ऐसे लगा रहा है, ओ माय गॉड कितना लगा रहा है, के Q1 Q2 बटे कुछ भी x और ये y है, वेरी गुड, x स्क्वायर, सॉरी के Q1 इंटू Q अपॉन x। इसी प्रकार वो भी फोर्स लगा के Q2 Q अपॉन y स्क्वायर। अब एक बात बताओ, डायरेक्शन तो अपोजिट हो गई, लेकिन जब इन दोनों फोर्सेज का मैग्नीट्यूड बराबर होगा
तभी तो नेट फोर्स जीरो आ सकता है। तो अब मैग्नीट्यूड बराबर है या नहीं है ये चेक करते हैं। देखो आ जाओ इधर, कैसे जीरो होगा। अब ध्यान से देखना बच्चों, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा और दूरी कम। ओहो, एक तो इसका परिमाण ज्यादा है, एक इसकी दूरी भी कम है, तो पक्की बात है इसकी वजह से इस पर लगने वाला फोर्स भी बहुत ज्यादा 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 होगा। लेकिन अब आप कहते हो एक तो इसका परिमाण कम है, इससे तुमने इसको दूर भी रख दिया, और फिर कहते हो भैया इसकी वजह से लगने वाले फोर्स को खत्म कर डाल। कैसे खत्म करेगा, पागलों जैसी बात करते हो। अरे यार, एक तो इसकी दूरी ज्यादा कर दी, एक बेचारे का परिमाण कम है, और कहते हो कि इतना फोर्स लगा डाल ताकि ये फोर्स खत्म हो जाए। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं हो सकता, ये फोर्स जो छोटा है। तो क्या करना पड़ेगा सर? करना तो कुछ नहीं है, करने के लिए क्या है, इसको एक काम करो, यहां रख डालो। ओहो वाह। अब ध्यान से देखो, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो क्या हुआ, दूरी भी तो ज्यादा है, और इसका मैग्नीट्यूड कम है तो क्या हुआ, दूरी भी तो कम है। अब एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इन दोनों की वजह से जो इस प्लस क्यू पर फोर्स लगेगा वो मैग्नीट्यूड में सेम होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा। यानी एक बेजे में ये बात बिठा लेना बच्चों कि जब भी सेम नेचर के चार्जेज हो तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है वो हमेशा उन दोनों को मिलाने वाली रेखा पर मिलता है। और कहां पर मिलता है, छोटे वाले चार्ज के पास में ही मिलता है, छोटे वाले आवेश के पास में मिलता है। अब वापस से मैं इसको थोड़ा शुरू करता हूं और पोजीशन निकालना बताता हूं बच्चों। ये Q1 है, ये Q2 है। अब आपको ये कहा कि यहां रखना है, वेरी गुड। इन दोनों के बीच की दूरी अगर मैं R मान लूं और इसको x1 कह दूं, या इसको कुछ भी जैसे x2 कह दूं, तो देखना बच्चों ध्यान। अब इस पर फोर्स जो लगेगा इसकी वजह से और इसकी वजह से दोनों बराबर होने चाहिए, k q1 q अपॉन, सॉरी ये यार q2 है तो इसको x2 मानो आप और इसको x1 मानो। तो k q1 q अपॉन x1 स्क्वायर इज इक्वल टू k q2 q अपॉन, ठीक है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं x2 को लिखना चाहूं किसके पदों में, r के पदों में, तो x2 कितना आएगा, r में से अगर x1 कम कर दें तो x2 ही बचेगा, r माइनस x1 का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, q1 बटे x1 स्क्वायर बराबर q2 बटे r माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब आपको इसको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो निपट जाओगे। सबसे बढ़िया है कि यहीं पर ही निपटा डालो, स्क्वायर रूट वर्गमूल कर लो, अंडर रूट q1 बटे x1, हाँ या ना, अंडर रूट q2 बटे r माइनस x1। अब कर डालो क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, अंडर रूट q1 इंटू r माइनस अंडर रूट q1 इंटू x1 इज इक्वल टू अंडर रूट q2 इंटू x1। बहुत बढ़िया। अब इधर देखते हैं, सर q1 वाले एक साथ हैं और q2 वाले एक साथ है, वेरी गुड। लेकिन x1 वाले भी तो एक साथ होने हैं चाहिए, वेरी गुड। तो अंडर रूट q2 इंटू x1 प्लस अंडर रूट q1 इंटू x1 इज इक्वल टू अंडर रूट q1 इंटू r। x1 कॉमन आ गया, क्या बचा, अंडर रूट q1 प्लस रूट q2 इज इक्वल टू रूट q1 इंटू r। ओ माय गॉड, x1 कितना आ गया, बोलो, रूट q1 अपॉन रूट q1 प्लस रूट q2 इंटू में r। हाँ या ना, समझ में आई क्या बात? यानी डिस्टेंस ऑफ x1 क्या है बच्चों, डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम q1, सही है क्या। सिमिलरली, कॉन्सिलरली, सिमिलरली, यानी इसी प्रकार x2 बराबर अंडर रूट q2 अपॉन अंडर रूट q1 प्लस अंडर रूट q2 हांसो r। Okay, distance of neutral point. Oh my God.
डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q2, हाँ या ना? लिख लिया बच्चों? ठीक है, अब नेक्स्ट केस देखिए आप। अब क्या है, अगर इफ बोथ चार्जेस आर ऑफ अपोजिट नेचर, एक प्लस का हो और एक माइनस का हो, तो क्या होगा? तो देखते हैं, आर ऑफ अपोजिट नेचर, ये देखते हैं बच्चों, देखते हैं। एक मान लिया प्लस का Q1, ओके, एक मान लिया माइनस का Q2, ठीक है। वही माना है कि Q1 Q2 से बड़ा है, तो पहले बीच में देखते हैं आएगा कि नहीं आएगा। अरे बीच में कहीं भी रखो, यहीं रख दो चलो। तो प्लस का Q1 इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, ये माइनस का Q2 भी इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा, कभी नहीं हो सकता बीच में, तो क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में बाहर आएगा, और बाहर हमेशा कहाँ आएगा? छोटे वाले चार्ज के पास आएगा, तो यहाँ रख दो इसको, ठीक है। मान लेते हैं इससे दूरी कितनी है? x2, और इससे दूरी कितनी मानोगे? x1, और इन दोनों के बीच की कितनी मान रखे हो? r, क्लियर। अब नेट फोर्स उस पर जीरो कर लो, तो कैसे होगा? k Q1 Q अपॉन बोलो r प्लस x2 का स्क्वायर, या कुछ भी लिख लो, चलो हाँ x2 लिख लो यार, इज इक्वल टू k Q2 Q अपॉन x2 का स्क्वायर, सही। यहां से k से k कैंसिल, q से q कैंसिल, रूट Q1 अपॉन r प्लस x2, रूट Q2 अपॉन x2, समझ में आ गया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, रूट Q1 इंटू x2, रूट Q2 इंटू r प्लस रूट Q2 इंटू x2। अब रूट Q2, तो x2 कॉमन आ रहा है ना, क्या बन रहा है? रूट Q1 माइनस रूट Q2 इज इक्वल टू रूट Q2 इंटू r, सही ना यार? अच्छा, इस प्रकार से अब आप क्या करो, यहां से x2 फाइंड कर लो। x2 कितना आ रहा है? रूट Q2 अपॉन रूट Q1 माइनस रूट Q2 इंटू में r, याद आएगी x2, यानी ये डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट NP फ्रॉम Q2, ये Q2 से न्यूट्रल पॉइंट की क्या आ गई? डिस्टेंस आ गई। सिमिलरली, कॉन्सिलरली, सिमिलरली देखो, x1 निकाल लो, क्या आएगा? रूट Q1 हो जाएगा यहाँ, और वो नीचे वाला सेम, रूट Q1 माइनस रूट Q2 इनटू में r, चेक कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम Q1। क्लियर है? यहां पर बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, नोट में चाहे आप लिख सकते हैं ये चीज, क्या कि न्यूट्रल पॉइंट इज ऑलवेज क्लोजर टू दी स्मॉल चार्ज, यानी कम मैग्नीट्यूड वाले चार्ज के पास में होगा हमेशा आपका क्या? न्यूट्रल पॉइंट। क्या मेरी बात क्लियर है? इस तरह से आपको समझ में आ रहा है? देखिए, आई होप बच्चों कि आपको आज जो भी मैंने पढ़ाया, इक्विलिब्रियम पढ़ाया, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बताए, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर में हम इन टॉपिक्स पर रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होंगी उन सभी को डिस्कस करेंगे, और आप लोग सभी अवेलेबल होंगे, सभी मेरे वीडियो को देखेंगे, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।